बीते मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक जानलेवा हमला किया गया। उन पर कई गोलियां चलाई गई। हालांकि मौजूदा समय में उनकी हालात बेहतर है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद कई जानकार इस तरह की चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान में एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध की संभावना बन सकती है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद इमरान खान पर जो जानलेवा हमला हुआ है उससे संबंधित कुछ बुनियादी बातें जानेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस हमले के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसके अलावा इस पूरे हमले में पाकिस्तान की क्या भूमिका हो सकती है, पाकिस्तान की सेना की क्या भूमिका हो सकती है और पाकिस्तान की राजनीति में पाकिस्तान की सेना की क्या भूमिका है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस पूरी स्थिति में क्या गृह युद्ध की संभावना बनती है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही इस पूरी स्थिति को लेकर भारत का क्या रुख रहा है और ये पूरी स्थिति क्या भारत के लिए चिंताजनक साबित हो सकती है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न मीन्स का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है इमरान खान अटैक, हाउ द इवेंट अनफोल्डेड, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान। यानी जाहिर तौर पर इस पूरी खबर में इमरान खान पर जो हमला हुआ है उसको लेकर बात की गई है। इसके अलावा पूरी घटना, पूरा घटनाक्रम को समझने की कोशिश की गई है और साथ ही भविष्य में क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसको लेकर भी बात की गई है। तो ये तो खबर की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए खबर भी है। दृष्टि संस्थान द्वारा 4 नवंबर से CSET का एक कोर्स शुरू किया जा रहा है। ये जो कोर्स है वो मुख्य तौर पर आपको 2023 के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। कोर्स की विशेषता ये है कि ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगा। आप इस कोर्स को दृष्टि के लर्निंग ऐप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स की फीस मात्र 10,000 रुपये है। तो ये तो कोर्स की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इमरान खान पर जो हमला हुआ है उस हमले की बात कर लेते हैं। तो इमरान खान बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, इनके परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि इमरान खान एक पूर्व क्रिकेटर हैं जो कि मौजूदा समय में पाकिस्तान की राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके अलावा 2018 में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने थे। लेकिन आपको याद होगा कि बीते दिनों अप्रैल महीने में पाकिस्तान की संसद में हमें एक अविश्वास मत देखने को मिला था, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन देखने को मिला था और इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पाकिस्तान की संसद द्वारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके पद से हटा दिया गया था, उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के बाद उन्होंने सेना पर इस पूरी कार्यवाही को अंजाम देने और लोकतंत्र को नियंत्रित करने, डेमोक्रेसी पर नियंत्रण स्थापित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को सेना द्वारा तमाम अन्य राजनीतिक विपक्षी दलों के साथ मिलकर धोखे से हटाया गया है। इस पूरी कार्यवाही के बाद बीते दिनों एक स्कैंडल भी सामने आया था। स्कैंडल एक ये था कि जो प्रधानमंत्री इमरान खान को जो विदेशी डिग्नेटरीज थे, जो डिप्लोमेट्स थे, उनसे जो तोहफे मिलते थे उन्होंने उन तोहफों को बेच दिया था बाजार में और इसके जरिए उन्होंने मोटी रकम कमाई थी। इसी आरोप के चलते उन पर लंबे समय तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। इसी तरह की तमाम घटनाओं को देखते हुए बीते दिनों उन्होंने एक बहुत लंबा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला लिया था, एक लॉन्ग मार्च आयोजित करने का फैसला लिया था। ये जो लॉन्ग मार्च था ये मुख्य तौर पर पाकिस्तान के लाहौर से इस्लामाबाद के बीच में आयोजित किया जा रहा था। इस लॉन्ग मार्च का प्राथमिक उद्देश्य ये मांग ये की जा रही थी कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में चुनाव आयोजित किए जाएं, जबकि पाकिस्तान में अगले साल चुनाव आयोजित किए जाने हैं। लेकिन इमरान खान ये मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान में तुरंत तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोजित किए जाएं और जो मौजूदा सरकार है उस मौजूदा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन अभी तक उनकी इस मांग को माना नहीं गया है। इसके अलावा इस पूरी स्थिति में जब वो अपने मार्च के दौरान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहुंचे तो वहां पर एक शहर है वजीराबाद में जब वो पहुंचे तो उन पर एक जानलेवा हमला किया गया और इस हमले के दौरान उन पर गोली चलाई गई और ये गोली मुख्य तौर पर उनके पैर पर जाके लगी है। हालांकि अभी उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन इस घटना को बहुत एक खतरनाक घटना के तौर पर, उनके ऊपर एक जानलेवा हमले के तौर पर देखा जा रहा है।
इसके अलावा इस पूरी घटना पर जिस व्यक्ति ने इमरान खान पर हमला किया था, हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और हमलावर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस पूरी वीडियो में हमलावर ने अपने बयान में कहा है कि उसने इमरान खान को मारने की कोशिश की क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा उस व्यक्ति ने इमरान खान पर ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी का भी आरोप लगाया है। उस व्यक्ति ने कहा है कि एक और तो जब वहां पर उनकी रैली जा रही थी तो एक और वहां पर मस्जिद में अजान चल रही थी, वहीं दूसरी ओर इमरान खान वहां पर फिल्मी गाने बजा रहे थे और डांस कर रहे थे। तो ऐसे में उस व्यक्ति ने इमरान खान पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया है और इन्हीं तमाम आरोपों के चलते उस व्यक्ति ने इमरान खान पर हमला भी किया है। अब वैसे तो हमलावर ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो पाकिस्तान के किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको देखते हुए कई जानकारों द्वारा इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि इस व्यक्ति द्वारा जो बयान दिया गया है उस बयान में कुछ असामंजस्य देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई जानकार ये दावा कर रहे हैं कि ये व्यक्ति पाकिस्तान के किसी न किसी संगठन से स्पष्ट तौर पर जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि कौन से संगठन से जुड़ा हुआ है और इस पूरी घटना के लिए कौन लोग जिम्मेदार हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, सेना और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसके बीच जो गठबंधन हमेशा से चलता आ रहा है, उस गठबंधन के सबसे प्रमुख आलोचकों में से एक रहे हैं। और जब इसी साल अप्रैल महीने में उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया था तो उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने सेना के साथ मिलकर उनके खिलाफ धोखाधड़ी की है और उनके खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया था। हालांकि इमरान खान पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि जब वो 2018 में सत्ता में आए थे तो वो भी सेना की मदद से ही सत्ता में आए थे और इसके बाद भी जब वो सत्ता में मौजूद थे तब भी सेना ने सत्ता पर नियंत्रण करना कम नहीं किया था। लेकिन इमरान खान स्वतंत्र तौर पर अपनी नीतियां निर्धारित करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में इमरान खान ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनकी वजह से सेना की भूमिका कुछ सीमित हो गई और इस सीमित भूमिका के डर से, अपनी अथॉरिटी को खोने के डर से सेना ने उनके पीछे से अपना हाथ खींच लिया और इसकी वजह से उनकी सरकार चली गई, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए। इसी वजह से उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। क्यों गंवानी पड़ी थी? क्योंकि मौजूदा समय में पाकिस्तान में जो सेना है, जो आर्मी है, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो सबसे प्रमुख संस्थानों में से एक माने जाते हैं और सेना के खिलाफ बोलना सबसे खतरनाक कार्यवाही होती है। सेना के खिलाफ बोलने के बहुत गलत अंजाम, बहुत खराब अंजाम देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं इसके कई उदाहरण भी हमारे सामने मौजूद हैं और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है साल 2007 में जब पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की एक सुसाइड बॉम्बर ने, उनकी जो रैली जा रही थी, उनका जो जुलूस जा रहा था, एक सुसाइड बॉम्बर ने, जो कि मात्र 15 साल का था, उस सुसाइड बॉम्बर ने उनकी रैली में एक हमला किया था और इस हमले के दौरान बेनजीर भुट्टो की मृत्यु हो गई थी। और इस पूरे हमले पर वहां उस समय जो सैन्य शासक थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन पर इस पूरे हमले के आरोप लगे थे। इसके अलावा जब बेनजीर भुट्टो की मृत्यु नहीं हुई थी उससे पहले भी, इस घटना से पहले भी बेनजीर भुट्टो ने इस तरह के कई बयान दिए थे कि यदि किसी दुर्घटना में बेनजीर भुट्टो यानी उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस मृत्यु के लिए स्पष्ट तौर पर परवेज मुशर्रफ ही जिम्मेदार होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी शासक का, किसी सेना के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको किस तरह के अंजाम झेलने पड़ते हैं, किस तरह के परिणाम देखने पड़ते हैं, इसका एक पुराना इतिहास रहा है। और इसी इतिहास के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा समय में इमरान खान पर जो हमला हुआ है, इस हमले में कहीं ना कहीं सेना की भूमिका जरूर मौजूद है। सेना कहीं ना कहीं इस पूरे हमले के लिए जिम्मेदार जरूर है। तो ये तो बात हुई कि इस पूरे हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। अब आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान में सेना की भूमिका को समझ लेते हैं, क्योंकि इस पूरे हमले में सेना कितनी ज्यादा जिम्मेदार है उसको समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की राजनीति में सेना की क्या भूमिका है। तो हमने पहले ही बात की कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना है वो सबसे प्रमुख संस्थानों में से एक है और साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के मात्र कुछ ही सालों बाद पाकिस्तान को तख्ता पलट का सामना करना पड़ा था। और मौजूदा समय में आज़ादी के बाद से पाकिस्तान में अब तक 3 बार सैन्य तख्ता पलट हो चुके हैं। पहला सैन्य तख्ता पलट साल 1958 में हुआ था, दूसरा 1977 में और तीसरा 1999 में हुआ था। और इन 3 सैन्य तख्ता पलटों के जरिए अब तक 4 सैन्य शासक पाकिस्तान पर नियंत्रण रख चुके हैं, पाकिस्तान पर अपनी सत्ता स्थापित कर चुके हैं।
और यही वजह है कि पाकिस्तान में अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत विशेष रिकॉर्ड है। हालांकि मौजूदा समय में पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान में हमें कोई भी तख्तापलट देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की राजनीति में सेना का एक विशेष नियंत्रण रहा है और पाकिस्तान की जो तमाम राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नीतियां होती हैं, जो विदेश नीतियां होती हैं, उन नीतियों को निर्धारित करने में सेना और सेना प्रमुखों की भूमिका, सेना के जो बड़े बड़े रैंक अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों की भूमिका बहुत विशेष मानी जाती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में सेना के विरुद्ध बोलने की लोगों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है और कई लोगों को इसकी वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो बात हुई कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना की क्या भूमिका है। अब यह सवाल उठता है कि क्या इस पूरी स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हमें एक गृह युद्ध देखने को मिलेगा। तो जाहिर तौर पर हमले के बाद से, जब से इमरान खान पर हमला हुआ है, उन्होंने 3 लोगों पर इस हमले का आरोप लगाया है। 3 लोगों को उन्होंने हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसमें सबसे पहला है पाकिस्तान का प्रशासन, इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख। तो जाहिर तौर पर इमरान खान ने जिन लोगों पर इस पूरी घटना के लिए आरोप लगाया है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना से जुड़े हुए हैं। तो स्पष्ट तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की सेना पर इस तरह का आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सेना ने उनको जान से मारने की कोशिश की है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में उन्होंने इस तरह की मांग की है कि जो भी लोग इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों को उनके पद से हटाया जाए। और यदि उनकी इस मांग को नहीं माना जाता है तो उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी, एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट की भी घोषणा की है, इसकी भी धमकी दी है। और कई जानकार ये कह रहे हैं कि यदि पाकिस्तान में मौजूदा समय में इस तरह का कोई भी आंदोलन होता है तो इसकी वजह से पाकिस्तान एक बार फिर से एक गृह युद्ध की कगार पर खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा हो जाएगा? क्योंकि मौजूदा समय में पाकिस्तान में इमरान खान के पास एक बहुत बड़ा जन समर्थन मौजूद है और इस पूरी घटना को देखते हुए पाकिस्तान के समर्थक जाहिर तौर पर ये मान रहे हैं कि ये जो पूरी घटना है, ये इमरान खान और पाकिस्तान की सेना के बीच एक संघर्ष के तौर पर इस पूरी घटना को देखा जा रहा है। ऐसे में यदि कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई आंदोलन होता है और सेना उस आंदोलन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, तो जाहिर तौर पर ये पूरी जो घटना है वो एक गृह युद्ध का रूप ले सकती है। और सेना भी इस कार्यवाही में जरूर हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि इस पूरी कार्यवाही को सेना अपनी सत्ता के समक्ष एक चुनौती के तौर पर देखेगी, अपनी अथॉरिटी के समक्ष एक चैलेंज के तौर पर देखेगी। तो जाहिर तौर पर सेना हस्तक्षेप करेगी और यदि सेना हस्तक्षेप करती है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान में जो मौजूदा स्थिति है वो गृह युद्ध का रूप धारण कर सकती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि पाकिस्तान की इस मौजूदा स्थिति के लिए भारत के लिए पूरी स्थिति कितनी ज्यादा चिंताजनक है और भारत ने इस पूरी स्थिति को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो अभी तक इस पूरी स्थिति को लेकर भारत ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि भारत इस पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और इसके अलावा इस पूरे बयान में कोई विशेष बात नहीं की गई है। हालांकि इस पूरी घटना को देखते हुए कई भारतीय विशेषज्ञ ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि यदि पाकिस्तान में गृह युद्ध होता है और गृह युद्ध की वजह से ये जो पाकिस्तान में मौजूदा समय में जो परमाणु हथियार मौजूद हैं वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से यदि ये घटना होती है तो इसकी वजह से भारत को एक नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है, भारत को परमाणु हमले का प्रभाव झेलना पड़ सकता है। ऐसे में कई जानकार सुझाव दे रहे हैं कि इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत को पहले से ही एक नीति विकसित करनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क विकसित करना चाहिए, ताकि यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है, यदि भारत पर हमले की कोई स्थिति आती है तो स्थिति में तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जा सके और बिना देरी के इस तरह की किसी भी स्थिति को रोका जा सके। तो ये तो भारत के पक्ष की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए, किंतु इसके बावजूद पाकिस्तान में 3 बार तख्ता पलट हुआ जबकि भारत में एक बार भी नहीं। विश्लेषण कीजिए, यानी आपको बताना है कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए लेकिन इसके बावजूद भी भारत में एक बार भी तख्ता पलट नहीं हुआ, लेकिन दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में 3 बार तख्ता पलट हुआ। तो इसके क्या कारण रहे, आपको इसके कारणों का विश्लेषण करना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार तख्ता पलट किस साल हुआ था। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे।
इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि संस्थान द्वारा शॉर्ट्स के लिए एक नया चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है दृष्टि IAS शॉर्ट्स। आप 1 मिनट में तमाम तरह की रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, तमाम तरह की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।